बाल मनोविज्ञान, लेखक महेंद्र नाथ श्रीवास्तव। अध्याय 2, बाल विकास की अवस्थाएं। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए RSVI स्थित डेजी स्टूडियोज में किया गया है। RSVI स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A 303 गोपाला अपार्टमेंट, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। पुस्तक का ध्वन्यांकन अगस्त 2014 में हुआ और प्रस्तुति सताक्षी गुप्ता की है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 13, अध्याय 2, बाल विकास की अवस्थाएं। गर्भाधान से लेकर जन्म तक व्यक्ति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिन्हें भ्रूणावस्था का शारीरिक विकास माना जाता है। जन्म के बाद वो कुछ विशिष्ट परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, जैसे गति, भाषा, संवेग और सामाजिकता के लक्षण उसमें प्रकट होने लगते हैं। विकास का ये क्रम वातावरण से प्रभावित होता है। अध्यापक के लिए वातावरण और बालक एक दूसरे के पर्याय बनकर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वो सफलता प्राप्त करने के लिए बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि इन अवस्थाओं के कारण ही वो बालक में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपनी शिक्षण पद्धति को विकसित कर सकता है। बालक के विकास से अभिप्राय उस गर्भ में आने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने तक की स्थिति से है। पितृसूत्र तथा मातृसूत्र के संयोग से जीवन प्राप्त करता है। ये स्थिति जब तक भ्रूण गर्भ के बाहर नहीं आता, गर्भ स्थिति काल कहलाती है। 9 कैलेंडर माह एवं 10 दिन अथवा 10 चंद्र काल या 180 दिन तक वो भ्रूण गर्भ में रहता है और उसका विकास होता है। इस अवधि में शारीरिक अंगों का विकास होता है। गर्भ में स्थित भ्रूण जब पूर्ण विकसित हो जाता है, तब वो बाहर आता है, जिसे जन्म होना कहा जाता है। जन्म से उसके विकास का नया दौर प्रारंभ हो जाता है। इसे गर्भोत्तर की स्थिति कहते हैं। मुनरो ने इस विकास की परिभाषा करते हुए लिखा है, परिवर्तन श्रृंखला की वो अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। शैशवावस्था में विकास, शारीरिक विकास। शैशवावस्था जीवन का आरंभ जन्म से नहीं, अपितु गर्भ की स्थिति हो जाने से ही हो जाता है। भ्रूण परिपक्वता प्राप्त कर लेने के बाद बाहर आता है। शैशवावस्था जन्म उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है। गर्भावस्था जन्म पूर्व विकास का काल है, जिसमें नवीन मानव जीवन प्रारंभ होता है। शैशवावस्था में नवजात शिशु का विकास होता है। शैशवावस्था जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ये वो अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। शिशु पूर्णतः माता पिता पर निर्भर होता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर होता है। उसकी सभी आवश्यकताएं माता पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा पूरित होती हैं। जन्म के समय बालक का भार लगभग 5 से 8 पाउंड होता है। लंबाई लगभग 20 इंच होती है। लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा जन्म के समय आधा इंच अधिक होती है। लड़कियों का भार लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। 1 वर्ष में शिशु की लंबाई 27 से 28 इंच तक, 2 वर्ष में 3 इंच तक, 7 वर्ष में 40 इंच से 42 इंच तक हो जाती है। इस प्रकार जन्म के पहले सप्ताह में शिशु का भार 6 से 8 औंस तक कम हो जाता है। पृष्ठ 14। इसके बाद उसका भार बढ़ना आरंभ होता है। 4 मास में 14 पाउंड, 8 माह में 18 पाउंड,
वर्ष में 21 पौंड तथा 6 वर्ष में उसका भार 40 पौंड के लगभग विकसित होता है। जन्म के समय शिशु की हड्डियां कोमल एवं लचीली होती हैं। इनकी संख्या 270 होती है। फास्फोरस, कैल्शियम एवं अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से शिशुओं की हड्डियों का विकास होता है। 6 माह में शिशु की अस्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। 15 वर्ष की आयु के पश्चात स्थायी दांत निकलने लगते हैं। इस काल के शिशुओं में मांसपेशियों का विकास भी तीव्र गति से होता है। भुजाओं तथा टांगों के विकास का अनुपात पहले वर्ष की अपेक्षा दुगना होता है। यही प्रक्रिया मस्तिष्क की भी होती है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। 2 वर्ष में ये भार दुगना हो जाता है और 6 वर्ष में ये तौल 1260 ग्राम हो जाता है। सामान्यतः शिशु के जन्म के उपरांत प्रथम 6 वर्ष तक शैशवावस्था कहलाती है। मानसिक विकास या बौद्धिक क्षमता। शैशवावस्था में शिशु की मानसिक या बौद्धिक क्षमताओं का ध्यान, स्मरण, कल्पना, प्रत्ययीकरण, संवेदना आदि के विकास में तीव्रता रहती है। शैशवावस्था मानसिक विकास का प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रियां हैं। शिशु अपने वातावरण की प्रत्येक वस्तु से साझा करता है, उसे जानने समझने का भरसक प्रयास करता है। शिशु खिलौनों तथा अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में रहता है तथा प्रिय खिलौनों को पहचानने लगता है। इस अवस्था में मानसिक विकास की गति तीव्र होती है। 3 वर्ष की अवस्था में मानव जीवन की आधारशिला का निर्माण हो चुका है। 6 वर्ष की अवस्था में स्मरण शक्ति का विकास होने लगता है। जैसे कि मनोविश्लेषणवादियों का मंतव्य है, इसी उम्र में जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने संपर्क में आने वाली वस्तुओं के बारे में माता पिता, सगे संबंधियों से जानकारी लेना प्रारंभ करता है, प्रश्न पूछता है, उत्सुकता बढ़ाता है। बर्ट ने 1928 में एक अध्ययन किया जिसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया कि 3 वर्ष का शिशु 4 से 5 मिनट तक तथा 4 वर्ष का शिशु 5 से 6 मिनट तक अपना ध्यान किसी वस्तु पर केंद्रित कर सकता है। शिशुओं का ज्ञान स्थूल वस्तुओं के बारे में ही होता है। जिज्ञासा के कारण तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। शनैः शनैः शिशु प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है। वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। मानसिक विकास की गति कई बातों पर निर्भर है। नंबर 1, बच्चे के विकास का ढंग। नंबर 2, परिवेशीय परिस्थितियां। नंबर 3, परिवेश की मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थितियां। नंबर 4, मानसिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण का रूप। उपर्युक्त सभी परिस्थितियां शैशवावस्था के मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। भावनात्मक विकास अथवा संवेगात्मक विकास। जन्म के समय कुछ समय तक शिशु बिल्कुल असहाय स्थिति में रहता है। उसकी समस्त क्रियाओं की निर्भरता दूसरों पर होती है। वो भोजन, अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ प्रेम, सहानुभूति तथा सुरक्षा के लिए माता पिता पर आश्रित होता है तथा इसके अतिरिक्त शिशु शैशवावस्था में अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित होता है। पृष्ठ 15। शैशवावस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना अत्यंत प्रबल होती है। वो सभी स्वजनों का अत्यधिक स्नेह पात्र चाहता है। माता पिता या अन्य परिजनों के द्वारा अपने से अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से स्नेह किए जाने पर शिशु उनसे ईर्ष्या करने लगता है। इसके साथ ही साथ वो अपने वस्तुओं पर केवल अपना अधिकार रखना चाहता है। दूसरों के छूने पर विरोध प्रकट करता है। वो अपने खिलौनों, प्रिय वस्तुओं को दूसरों को नहीं देना चाहता। स्वप्रेम की भावना को नर्सिज्म के नाम से फ्राइड ने एक यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर संबोधित किया था, जिसमें नर्सिस्ट नामक व्यक्ति को अपने ही शरीर से अत्यधिक प्रेम करने वाला प्रदर्शित किया गया था। शैशवावस्था में शिशु अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है। 4 से 5 वर्ष तक बालक अपने छोटे भाई बहनों या साथियों का बचाव करने का प्रयास करता है। वो अन्य बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। अपनी वस्तुओं में अन्य को साझेदार बनाना चाहता है। टीपी नन के अनुसार प्रेम जब से उत्पन्न होता है, अपने उद्देश्य को खोजता है और इसको संपन्न करता है। ये विकास का सिद्धांत है। घृणा का उद्देश्य ध्वंस है, अतः वो निर्माण के लिए अभिशाप है। जन्म के समय बच्चे में कोई संवेग नहीं होता। वो केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। उत्तेजना के कारण ही 1 मास की आयु में बच्चा पीड़ा का अनुभव करता है। सुखानुभूति भी इसी उत्तेजना के कारण होती है।
ब्रिजेश ने सन 1932 ईस्वी में बालकों के संवेग का अध्ययन करके उनका क्रम निर्धारित किया, जो निम्नवत प्रदर्शित है। संवेगात्मक विकास नंबर 1 आयु जन्म संवेग उत्तेजना, नंबर 2 आयु 1 माह जन्म पीड़ा, नंबर 3 आयु 3 माह जन्म क्रोध, नंबर 4 आयु 4 माह संवेग परेशानी, नंबर 5 आयु 5 माह संवेग डर, नंबर 6 आयु 10 माह संवेग प्रेम, नंबर 7 आयु 15 माह संवेग ईर्ष्या, नंबर 8 आयु 2 वर्ष संवेग खुशी। लगभग 2 वर्ष तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। प्रेम, भय और क्रोध, ये तीनों ही बच्चों में विकसित हो जाते हैं। ये जरा जरा सी बात पर अपने संवेग बदलते रहते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। बच्चों का अपने संपर्क में आने वालों से प्रेम हो जाता है। पृष्ठ 16। 5 वर्ष की आयु में शिशुओं के संवेग पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक विकास मानव के व्यक्तित्व का विकास करने में उनके समाज वातावरण का समायोजन करना आवश्यक होता है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवार, समुदाय, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह, समाज, राष्ट्र आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सोरेनसन ने सामाजिक विकास की व्याख्या करते हुए कहा है, सामाजिक वृद्धि और विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से पूर्व ही बालक अप्रत्यक्ष रूप से समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेने के पश्चात भी समाज के अभाव में उसका अस्तित्व बरकरार नहीं रह सकता। आरंभावस्था में बालक की देखरेख माँ द्वारा होती है। माँ ही उसका समाज होती है। 4 से 5 सप्ताह में वो माता से परिचित होता है। 3 से 4 माह में उसकी सामाजिकता का विकास होने लगता है। इसकी प्राथमिकता इस प्रकार सिद्ध होती है कि रोता या हंसता हुआ शिशु अपरिचित व्यक्ति को देखकर शांत हो जाता है। 6 से 7 माह में वो अपने परिजनों को पहचानने लगता है। 9 माह की आयु में रेंगकर या चलकर अपनी माता व परिजनों के पास पहुंचने का प्रयास करता है। 2 वर्ष की अवस्था में वो अपनी आयु के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। 3 वर्ष की आयु में वो समूह के कार्यों में रुचि लेने लगता है। 6 वर्ष की आयु तक सामूहिक खेलों में भाग लेने लगता है। इस अवस्था में लड़कियों का खेल गुड़िया गुड्डों से होता है, जबकि लड़के अनुकरणात्मक खेल खेलते हैं। बच्चों में नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होने के कारण उनमें क्रोध करना, रूठना आदि की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अक्सर बात ही बात में नाराज होना तथा तुरंत खुशी होने जैसी प्रवृत्ति प्रबलता पूर्वक पाई जाती है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास का रूप अलग ही होता है। शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन को अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना, अपने अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझीदार बनाना सीख जाता है। वो जिस समूह का सदस्य होता है उसके स्वीकृत प्रतिमा के अनुसार अपने आप को बनाने की चेष्टा करता है। L.D. क्रो के अनुसार धीरे धीरे बच्चा पहले की तुलना में तुम और मैं की अवधारणाओं के अंतर को समझने लगता है। बच्चों के जीवन में दूसरे बच्चे आते हैं। वो अब भी इसी नीति का पालन करता है, जो मेरा है वो मेरा है, परंतु इस बात के बारे में भी उसकी समझ बढ़ती जाती है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। जब बच्चा 3 वर्ष का होने लगता है तब वो ये समझने लगता है कि जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। देखा गया है कि इस आयु के शिशुओं में अपने खिलौनों और दूसरी चीजों के बजाय मिलकर खेलने में अपेक्षाकृत कुछ स्थिरता 3 वर्ष की आयु के बाद भी आती है। मैक्याइवर और हेविनहर्ट्स ने सामाजिकता के विकास के लिए कहा है, समाजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें व्यक्तिगत आचरण की विभिन्न संभावनाएं इंगित करके उनके साथ ही उनके प्रति समाज का सकारात्मक अथवा नकारात्मक रवैया भी बता दिया जाता है, ताकि उनमें से कुछ को ग्रहण किया जा सके और कुछ का परित्याग किया जा सके। इस प्रक्रिया में हर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर औपचारिक तथा अनौपचारिक सामाजिक वर्गों के प्रभाव पर जोर दिया जाता है। पृष्ठ 17। भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। कार्ल सी गैरिसन के अनुसार स्कूल जाने से पहले बच्चों में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है।
भाषा का विकास भी भाषा के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। ये विकास परिपाक तथा अधिगम दोनों के ही फल स्वरूप होता है और पहले की सीखी हुई अनुक्रियाओं का परिष्कार करना होता है। जन्म के समय शिशु क्रंदन करता है, यही उसकी पहली भाषा होती है। इस समय उसे न तो स्वरों का ज्ञान होता है और न व्यंजनों का। बालक बिल्कुल अबोध अवस्था में होता है। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियां निकालता है उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे वो बार बार दोहराता है। 1 वर्ष की आयु तक शिशु की भाषा समझना कठिन होता है। केवल अनुमान से ही भाषा समझी जाती है। मैककार्थी ने सन 1950 में एक अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि 18 माह के बालक की भाषा 26% समझी जा सकती है। आरंभ में बालक एक शब्द का वाक्य बोलता है। छोटे शिशु अपने शब्दों में वस्तुओं का उच्चारण करते हैं, जिससे अनुभव के अनुसार उनकी भाषा को समझा जाता है और उनकी मांगों को आवश्यकता अनुसार पूरित किया जाता है। उदाहरणार्थ, शिशु पानी के लिए मम कहते हैं। इस प्रकार एक शब्द से वाक्यों का बोध कराते हैं। शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि तथा विद्यालय का वातावरण भी अपनी भूमिका प्रस्तुत करता है। एनास्टेसी ने कहा है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास शैशवावस्था काल में अधिक होता है। जिन बच्चों में गूंगापन, हकलाना, तुतलाना आदि दोष होते हैं, उनका भाषा विकास धीमी गति से होता है। सृजनात्मकता का विकास। शैशवावस्था में सृजनात्मकता का विकास निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, कल्पना की सजीवता। नंबर 2, अनुकरण द्वारा सीखना। नंबर 3, क्रिया द्वारा सीखना। सौंदर्य बोध व मूल्यों का विकास। शैशवावस्था में सौंदर्य बोध की भावना का प्रत्यक्षीकरण इस प्रकार होता है। नंबर 1, आत्म प्रेम की भावना का विकास। नंबर 2, सामाजिक भावना का विकास। नंबर 3, आत्म प्रदर्शन की इच्छा। व्यक्ति का विकास। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व निम्न प्रकार से व्यक्त होता है। नंबर 1, एकांत प्रियता अर्थात अंतर्मुखी। 2, सीखने में तीव्रता या उत्सुकता। नंबर 3, समवयस्क के प्रति लगाव। नंबर 4, संवेगों का प्रदर्शन। पृष्ठ 18। भाषा विकास की प्रगति। आयु जन्म से 8 माह शब्द 0, आयु 10 माह शब्द 1, आयु 1 वर्ष शब्द 3, आयु 1 वर्ष से 3 वर्ष तक शब्द 19, आयु 1 वर्ष से 6 वर्ष तक शब्द 22, आयु 1 वर्ष से 9 वर्ष तक शब्द 118, आयु 2 वर्ष शब्द 272, आयु 4 वर्ष शब्द 1150, आयु 5 वर्ष शब्द 2072, आयु 6 वर्ष शब्द 2562। बाल्यावस्था। शारीरिक विकास। बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपनी आदतों, व्यवहारों, रुचियों तथा प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है। सामान्यतया 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु की अवधि को बाल्यावस्था से संबोधित किया जाता है। इसी अवस्था में बालक शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करता है, इसलिए शिक्षा शक्तियों द्वारा इस आयु को प्रारंभिक विद्यालयी आयु से भी संबोधित किया गया है। इस अवधि में बालक में स्फूर्ति अधिक होने के कारण स्फूर्ति अवस्था तथा कुछ शिक्षा शास्त्रियों द्वारा गंदी अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि बालक इस अवस्था में खेलकूद, भागदौड़, अपने कार्यों के प्रति लापरवाह होने के कारण गंदा रहता है। बालक के शारीरिक विकास के संबंध में कहा गया है, विकास ही सभी परिवर्तनों का आधार है। यदि बालक रचना एवं भार में नहीं बढ़ता, यदि उसकी मांसपेशियां शक्तिशाली नहीं होती, यदि उसके यौन अंग विकसित नहीं होते, यदि उसके अतिरिक्त अंगों का विकास नहीं होता, यदि वो विकास मात्र शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कुशलता पूर्वक नहीं करते, बालक कभी भी प्रौढ़ नहीं हो सकता। जहाँ तक माता पिता तथा अध्यापकों का संबंध है, विकास के तथ्य अप्रत्यक्ष रूप से लड़के लड़कियों के व्यक्तित्व एवं योग्यताओं को प्रभावित करते हैं। पृष्ठ 19। स्पष्ट है कि विकास के अभाव में अवरोध उत्पन्न होता है। 6 से 8 वर्ष की आयु तक बालक की ऊंचाई 2 से 3 इंच तक बढ़ती है। 12 वर्ष तक
की आयु में शरीर की लंबाई तीव्र गति से होती है। बाल्यावस्था में लड़कियों की लंबाई तथा भार लड़कों की अपेक्षा कम होता है। इस अवस्था में स्थायी दांतों में प्रस्फुटन होता है, शक्ति का नया संचार होता है। 9 से 18 वर्ष की आयु में लड़कियों का, 10 से 11 वर्ष की आयु में लड़कों का शारीरिक विकास मंद गति से होता है। इस आयु में हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। 8 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार शरीर का 27% हो जाता है। 10 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार शरीर का 1/8 हो जाता है। मानसिक बौद्धिक क्षमता। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की स्थिति तीव्रता से होती है। इस अवस्था में बालक में सहम प्रवृत्तियां तथा मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है। वो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए अनेक प्रकार के तर्कों का प्रयोग करके मानसिक सोच पर प्रभाव डालता है। इस अवस्था का बालक रोचक कहानियां, चलचित्रों, काल्पनिक विषय वस्तुओं में रुचि लेना प्रारंभ करता है, जिससे बालक के सूक्ष्म चिंतन का प्रादुर्भाव होता है। स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक की संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति तथा तर्क शक्ति आदि योग्यताओं का बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का अधिक होता है। वो जिन वस्तुओं के संपर्क में आता जाता है उसके संबंध में तरह तरह की जानकारी प्राप्त करता है। 6 वर्ष की आयु में बालकों में 13 से 14 वस्तुओं को गिनने, बाएं दाएं का ज्ञान, समस्या समाधान आदि प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। 7 वर्ष की आयु में न्यून व अधिक वस्तुओं में अंतर करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। 18 वर्ष की आयु में वो 16 से 17 शब्दों के वाक्यों को दोहरा सकता है। 9 वर्ष की आयु में वो दिन, समय, तारीख, महीना, सिक्कों आदि का ज्ञान तथा 5 से 6 तुकांत शब्दों को बोलने में सफल रहता है। 10 वर्ष की अवस्था में वो छोटे छोटे वाक्यों को दोहराने लगता है। 3 मिनट में वो 60 से 70 शब्दों को दोहरा सकता है। 11 वर्ष की आयु में समानता, भिन्नता, नर नारी, पशु पक्षियों का विभेदीकरण कर सकने में सक्षम हो जाता है। 12 वर्ष की अवस्था में वो किसी बात का कारण बता सकता है तथा अपनी ओर से उसकी व्याख्या कर परिभाषित कर सकता है। तालिका। 6 वर्ष क्षमताएं, दाएं बाएं का ज्ञान, 13 से 14 वस्तुओं को गिनना। 7 वर्ष क्षमताएं, वस्तुओं में अंतर करने की क्षमता का विकास। वर्ष 8 क्षमताएं, 16 से 17 शब्दों के वाक्यों को दोहरा सकता है। 9 वर्ष क्षमताएं, दिन, तारीख, महीना, समय बता सकने की क्षमता। 10 वर्ष क्षमताएं, छोटे छोटे वाक्यों की त्रुटियों को दोहराने की क्षमता। 3 मिनट में 60 से 70 शब्दों को दोहराने की क्षमता। 11 वर्ष क्षमताएं, समानता, भिन्नता, तुलना, नर नारी, पशु पक्षियों में विभेदीकरण कर सकना। 12 वर्ष क्षमताएं, तर्क वितर्क एवं अपनी तरफ से व्याख्या कर सकने की क्षमता। पृष्ठ 20। भावात्मक विकास अथवा संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था में विकसित संवेगों की अभिव्यक्ति बाल्यकाल में होती है। दमन की प्रवृत्ति भी बालकों में आ जाती है। माना कि कार्य अभिभावकों के समक्ष तो नहीं करता है, वो कहता है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था को अपने कार्यों के प्रति हर्ष व दुख का अनुभव होने लगता है। सामूहिकता की भावना पनपती है तथा साथियों से द्वेष, घृणा, प्रेम, प्रतिस्पर्धा की भावना प्रबल होती है। इस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व आ जाता है। बालक भय तथा क्रोध पर नियंत्रण करने लगता है। वो अपने संवेगों को माता पिता तथा शिक्षक के समक्ष अपनी भावनाओं को प्रकट करने में संकोच करता है तथा इसका लाभ भी प्राप्त करता है। सामाजिक विकास। बाल्यावस्था के आरंभ में बालक का विधिवत सामाजिक जीवन में प्रवेश होता है। बाल्यावस्था में बालक घर या पड़ोस तथा विद्यालय के छात्रों के साथ काफी समय व्यतीत करता है। यहीं से उनमें समूह बनाने तथा समूह में रहने की प्रवृत्ति विकसित होती है। मित्र भाव पनपने लगता है। वो अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना पसंद करता है। उसकी रुचि सामूहिक खेलों में अधिक होती है। इस अवस्था में बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने लगती है। इसी अवस्था में ये भी देखा गया है कि बालकों में ऑडिपस तथा इलेक्ट्रा ग्रंथियों का विकास होता है। ऑडिपस ग्रंथि के कारण लड़के अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं। ऑडिपस नामक एक बालक ने अपनी बहन की सहायता से अपने पिता की हत्या करके अपनी माता से विवाह किया था। इसी भावना के कारण इस ग्रंथि को ऑडिपस ग्रंथि के नाम से पुकारा जाने लगा। इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिकाओं में विकसित होने के कारण
पिता के प्रति आसक्ति का भाव पाया जाता है। इलेक्ट्रा नामक लड़की ने भाई की सहायता से माता को मारकर पिता से विवाह किया था। इसी भावना के कारण ही ये ग्रंथि इलेक्ट्रा कहलाती है। भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। आयु परिवर्तन के साथ ही साथ बालकों को सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएं सीख लेता है। हाइडर बंधुओं ने अध्ययन करके ये परिणाम निकाला है कि नंबर 1, लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है। नंबर 2, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। नंबर 3, अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक तेज होती हैं। पृष्ठ 21। शी शोर के अनुसार भाषा विकास 4 वर्ष शब्द 5600, 5 वर्ष शब्द 9600, 6 वर्ष शब्द 14700, 7 वर्ष शब्द 21200, 8 वर्ष शब्द 26300, 10 वर्ष शब्द 34300। भाषा के विकास में समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल्यावस्था में बालक सृजनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। लड़के बगीचे में काम करने अथवा लकड़ी, कागज या अन्य किसी वस्तु से खेल सामग्री बनाकर खेल जैसे कार्यों का आनंद प्राप्त करते हैं। लड़कियां सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या रसोई से संबंधित कार्यों को करने में रुचि लेने लगती हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। बालक कांच की गोलियों, टिकटों, मशीन के कलपुर्जों, डिब्बों के खेल संबंधी सामग्री आदि को संग्रह करने में काफी रुचि लेते हैं। बालक अन्य वस्तुओं, व्यक्तियों व कार्यों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। सौंदर्य बोध एवं मूल्यों का विकास, बाल्यावस्था में बालक घर या पड़ोस के बालकों व विद्यालयी बालकों के बीच में काफी समय व्यतीत करता है। उसका व्यवहार दूसरों की प्रशंसा तथा निंदा पर आधारित होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें अनेक सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का विकास जैसे आज्ञा पालन, सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति, अन्य नियंत्रण, अनुशासन, ईमानदारी, सत्यता, सद्भावना, आपसी प्रेम, संगठनात्मक भावना का विकास होने लगता है। व्यक्तित्व विकास, शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी होता है। वो एकांत प्रिय व अपने में ही रुचि लेता है, परंतु बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है। वो बाह्य जगत में रुचि लेता है। बालक अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं व कार्यों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। किशोरावस्था में विकास, शारीरिक विकास। किशोरावस्था व्यक्तित्व के विकास की सबसे जटिल अवस्था है। ये लैटिन शब्द एडोलेसेंस से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्वता का आना अथवा प्रजनन क्षमता का विकास। पृष्ठ 22। कुल्हन ने किशोरावस्था को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। बाल्यावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था के आरंभ होने तक चलती है। यद्यपि व्यक्तिगत भेदों, जलवायु आदि के कारण किशोरावस्था की अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है, परंतु फिर भी प्रायः 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को किशोरावस्था कहा गया है। बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक दोनों ही अवस्थाओं में रहता है। न तो उसे बालक समझा जाता है और न ही प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है। किशोरावस्था को हॉल ने संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। संवेगात्मक उथल-पुथल तथा तनाव की अवस्था होने के कारण कुछ मनोवैज्ञानिक इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में 2 प्रकार के विकास होते हैं, नंबर 1 बाह्य और नंबर 2 आंतरिक। इस आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तनों के कारण किशोर का व्यक्तित्व किसी निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है। 11 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की ऊंचाई लड़कों की अपेक्षा तीव्र बढ़ती है। 15 वर्ष की आयु से लड़कों की ऊंचाई बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। इस आयु में किशोरों के भार में 1 वर्ष में 10 से लेकर 15 पाउंड तक की वृद्धि हो जाती है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक भार रखती हैं। इस अवस्था में हड्डियों का लचीलापन समाप्त होने लगता है और उनमें दृढ़ता एवं परिपक्वता आ जाती है। वे गोल हो जाती हैं।
लड़कियों के कूल्हों की हड्डियों के पास चर्बी एकत्र होने लगती है और उनमें भारीपन आने लगता है। लड़कियों के चेहरे से लगता है कि बालिकाएं नहीं, औरत होने जा रही हैं। चेहरे पर मुहासे भी निकलने लगते हैं। किशोरावस्था में लड़कों तथा लड़कियों की आवाज में भी अंतर आने लगता है। लड़कों की आवाज में कर्कशता एवं भारीपन आ जाता है। लड़कियों की आवाज कोमल व सुरीली हो जाती है। लड़के लड़कियों की चाल में भी बहुत अंतर आ जाता है। चंचलता समाप्त हो जाती है। किशोरावस्था में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन शरीर के अंगों पर बालों का उगना है। बाल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गर्भ में स्थित भ्रूण के बाल जो अंतिम 3 माह में उगते हैं, ये महीन तथा मुलायम होते हैं। नंबर 2, जन्म के बाद के बाल भी मुलायम होते हैं। नंबर 3, तीसरे प्रकार के बाल सामयिक हैं, जिनका विकास किशोरावस्था में आरंभ होता है। ये बाल शरीर के विभिन्न स्थलों जैसे बगल, गुप्तांग, छाती, दाढ़ी आदि में उगते हैं। किशोरावस्था की महत्वपूर्ण देन है लड़कियों तथा लड़कों के प्रजनन अंगों का पूर्ण विकसित होना। गोनाड्स ग्रंथियां अपना कार्य आरंभ कर देती हैं और प्रजनन की क्षमता का विधान हो जाता है। पृष्ठ 23। लड़कियों में पूर्ण कैशोर्य की पहचान उनमें मासिक धर्म का होना है। ब्रुश फाउंडेशन ने 200 किशोरियों का अध्ययन कर ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि 12 वर्ष की आयु में पहला मासिक धर्म होता है, जबकि शैफर ने 10,500 लड़कियों का अध्ययन करके पहले मासिक धर्म की औसत आयु 15 वर्ष बताई है। वास्तविकता ये है कि मासिक धर्म के शीघ्र या देर से आरंभ होने पर देश की जलवायु, परिवार की आर्थिक, सामूहिक स्थिति तथा संवेगात्मक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। लड़कों में पहला वीर्यपात उनकी किशोरावस्था की पहचान है। मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, किशोरावस्था में किसी वस्तु या विषय के प्रति ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित हो जाती है। वो अमूर्त चिंतन कर सकता है। चंचलता समाप्त होकर ध्यान में बाह्य परिस्थितियों की बाधा समाप्त सी हो जाती है। नंबर 2, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। वो कल्पनाओं के आधार पर अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। दिवा स्वप्न में भी वृद्धि हो जाती है। कल्पना विकास लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। नंबर 3, स्मरण शक्ति इस अवस्था में विकसित हो जाती है। स्थायी स्मरण क्षमता बढ़ जाती है। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा रटंत शक्ति बढ़ जाती है। नंबर 4, तर्क शक्ति के कारण किशोर तार्किक होता जाता है। किशोर तर्क के बिना कोई बात स्वीकार नहीं करता। प्रत्येक समस्या के पीछे किशोर में तर्क करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। किशोरावस्था में रुधिर का विकास तेज गति से होता है, जो निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। नंबर 1, स्वतंत्र पठन की रुचि उत्पन्न हो जाती है। लड़के वैज्ञानिक, साहित्य, हास्य, रोमांस, देश प्रेम, कल्पना हित तथा अश्लील साहित्य यानी कि यौन साहित्य पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। लड़कियों में ये प्रवृत्ति प्रबलता पूर्वक पाई जाती है। लड़कियां कहानियां तथा लुक छिप कर यौन साहित्य भी पढ़ती हैं। लड़कों की रुचि समाचार पत्रों में खेल के स्तंभ को भी पढ़ने में होती है। नंबर 2, इस अवस्था में शरीर का प्रदर्शन की भावना विकसित होने लगती है। लड़के अपने शरीर मसल्स बनाते हैं एवं लड़कियां शरीर सामग्री पर अधिक प्रेमी हो जाती हैं। नंबर 3, इस अवस्था में लड़के तथा लड़कियों के खेल की रुचि भिन्न भिन्न हो जाती है। लड़के सामूहिक खेल खेलने में रुचि लेते हैं, क्रिकेट, कबड्डी, लुका छुपी, फुटबॉल आदि। लड़कियां नाचने, गाने, संगीत आदि में अधिक रुचि लेने लगती हैं। पृष्ठ 24। नंबर 4, इस अवस्था में किशोर अपने भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि निर्धन परिवारों के किशोर अपने माता पिता का व्यवसाय करने से घृणा करने लगते हैं। उच्च परिवारों के किशोर माता पिता का व्यवसाय अपनाने में रुचि रखते हैं। लड़कियों की रुचि डॉक्टर, नर्स, लेखिका, अध्यापिका, सामाजिक कार्यकर्त्री, अभिनेत्री आदि बनने की होती है। नंबर 5, इस अवस्था में सिनेमा देखने, रेडियो के हास्य वार्ता में फिल्मी गाने सुनने व गुनगुनाने का शौक बढ़ जाता है। लड़के साहित्य,
स्टंट चलचित्र देखने में अधिक रुचि लेते हैं, वहीं लड़कियां रोमांसपूर्ण, सुखांत एवं धार्मिक चित्र देखना अधिक पसंद करती हैं। नंबर 6, इस अवस्था में बातचीत का विषय क्षेत्र का निर्धारण होता है। लड़कों की बातचीत का आधार अक्सर खेल, सिनेमा, विद्यालय वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण विषयक होता है। वे सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेने लगते हैं। लड़कियों के विषय में भी लड़के बातचीत करते हैं। लड़कियां अपनी सहेलियों से व्यक्तिगत समस्याओं, लड़कों के संबंध एवं सामाजिक क्रियाओं के विषय में बातचीत करती हैं। लड़के खेल तथा यात्रा संबंधी बातों में अधिक रुचि लेते हैं। भावात्मक अथवा संवेगात्मक विकास। मानव जीवन में संवेगों का अत्यधिक महत्व है। यदि संवेगों का विकास संतुलित रूप से नहीं होता तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व असंगठित हो जाता है। अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। संवेगों से ही व्यक्ति में निर्माण तथा ध्वंस की भावनाएं पनपती हैं। संवेगात्मक अनुभव एक प्रकार से कार्य की एक प्रणाली और क्रिया की एक परिधि है। स्थायी भाव संरचना का एक तथ्य स्नायु विन्यासों की एक संगठित अवस्था है जो कि कार्य करने के अवसरों के बीच न्यूनाधिक शांत दशा में रहती है। मैकडूगल के अनुसार किशोरावस्था में संवेगों पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है, उचित अभिव्यक्ति करने का प्रयास करता है। अनुकूलन परिस्थितियों में उत्साहित तथा विपरीत परिस्थितियों में उसमें निराशा उत्पन्न होती है। वो घर से भागने अथवा आत्महत्या का प्रयास करता है। प्रायः किशोर अपने मनोभावों के प्रतिकूलता पर माता पिता तथा साथियों से लड़ाई कर बैठता है। देशभक्ति भी इस अवस्था में चरम सीमा पर होती है। किशोर किशोरियों में स्वाभिमान तथा आत्मगौरव की भावना प्रबल होती है। वे छोटी छोटी बातों से अपने को अपमानित तथा तिरस्कृत महसूस करते हैं। स्वाभिमान को ठेस लगने के कारण कभी कभी वे घर से भागकर स्वतंत्र व आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा, असफलता, प्रेम का अभाव के कारण किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति की भावना विकसित होती है। वास्तव में किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का एक नाजुक समय होता है तथा अधिकांश अपराधियों के अपराध जीवन का प्रारंभ प्रायः किशोरावस्था की विषम परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होता है। पृष्ठ 25, सामाजिक विकास। किशोर अपने वातावरण के प्रति सजग होते हैं। किशोर के सामाजिक विकास में उसके शरीर का अधिक योग होता है। जो किशोर कमजोर, बीमार तथा अंगहीन एवं शारीरिक दोषयुक्त होते हैं, ऐसे बालकों को अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता। इस अवस्था में सामाजिक विकास का स्वरूप निम्न प्रकार रहता है। नंबर 1, किशोरों को ये ज्ञान हो जाता है कि उनकी सामाजिक मान्यता किस स्थान पर है और किस पर नहीं। किशोरों को ये अनुभव होने लगता है कि उनके माता पिता उन्हें समझने का प्रयत्न नहीं करते और उन्हें उचित स्वतंत्रता नहीं देते। नंबर 2, किशोरावस्था में यौन विकास के कारण लड़के लड़कियां आपस में मिलना, बात करना तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहते हैं। जहां पर लड़के लड़कियों के सामाजिक संबंध स्थापित नहीं होते, वहां पर सम यौन संबंध विकसित हो जाते हैं। नंबर 3, किशोरावस्था में समान उद्देश्य के कारण स्थायी मित्रता का अभ्युदय होता है। मित्रता में रुचि, अभिवृत्ति, सामाजिक तथा आर्थिक स्तर का भी ध्यान किशोर रखते हैं। घर की निकटता का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। नंबर 4, किशोरों में सामाजिक चेतना का विकास तीव्र गति से होता है। माता पिता तथा परिचित व्यक्तियों से अपनी प्रशंसा सुनना, रूठना और अपनी बात मनवाना उसका ध्येय रहता है। नंबर 5, लड़कियों का सामाजिक विकास अधिक परिपक्वता लिए होता है। वे लड़कों तथा तत्संबंधी चर्चा एवं महिला में अधिक रुचि लेती हैं। भाषा विकास। किशोरावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, उनसे भाषा के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। किशोरों को साहित्य पढ़ने में विशेष रुचि हो जाती है। उनमें कल्पना शक्ति का विकास होने के साथ ही साथ कवि, कहानीकार, चित्रकार बनकर कविता, कहानी तथा चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना प्रारंभ होता है। किशोरों का शब्दकोश भी निहित होता है। किशोर कई बार गुप्त भाषा को भी विकसित करते हैं। ये भाषा कुछ प्रतीकों के माध्यम से लिखी जाती है, जिसका अर्थ वे ही समझते हैं, जिन्हें कोड मालूम होता है। भाषा के माध्यम से किशोरों की संकल्पनाओं का विकास होता है। संकल्पनाएं उसके भावी जीवन की तैयारी की प्रतीति होती हैं। भाषा से किशोरों के चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है। वॉटसन ने इसे व्यवहार का अंग माना है। भाषा के माध्यम से किशोर
अनुपरिचित परिस्थिति का वर्णन करता है और साथ ही साथ विचार विमर्श के माध्यम से सीखने में प्रयोग करता है। सृजनात्मक क्षमता का विकास। किशोरों में सृजनात्मकता का विकास भी होता है। किशोरों में समाज सेवा की भावना प्रबल हो जाती है। किशोर इससे व्यक्ति का उपकार करना चाहता है। उनमें त्याग तथा बलिदान अथवा मित्र मंडली के लिए किशोर किशोरियां अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। वे धर्म में विश्वास करने लगते हैं तथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अथवा गिरजाघर जाने लगते हैं। उनमें सभी धर्मों के प्रति समानता की भावना पनप जाती है। पृष्ठ 26। व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व के प्रकार। C.G. जुंग द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। नंबर 1 बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट। नंबर 2 अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट। नंबर 3 उभयमुखी यानी कि एम्बिवर्ट। जुंग ने प्रत्येक प्रकार की 4 दशाओं का वर्णन किया है। नंबर 1 विचार प्रधान थिंकिंग टाइप्स। नंबर 2 भाव प्रधान फीलिंग टाइप्स। नंबर 3 तर्क बुद्धि प्रधान रीजनिंग टाइप्स। नंबर 4 दिव्य दृष्टि प्रधान यानी कि इंट्यूटिव टाइप्स। शैशवावस्था में व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी। शैशवावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का बालक उपेक्षाकृत चंचल व हंसमुख होता है। अपने माता पिता परिचित के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर भी मुस्कुरा देता है तथा उससे बोलने और बातचीत करने का प्रयास करता है। व्यक्तित्व के विकास में फ्राइड नामक मनोवैज्ञानिक ने लैंगिक ऊर्जा को महत्व देते हुए कहा है कि बालिकाओं की अपेक्षा अधिक संख्या में बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। इनमें बालक अर्घलिखित गतिविधियां करता है या करने के लिए ललायित होता है। नंबर 1 माता पिता की गोद से दूसरे लोगों की गोद में बैठने का प्रयास करना या बैठना। नंबर 2 पड़ोसी के साथ बाहर घूमने का प्रयास करना। नंबर 3 देखी हुई वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में माता पिता से पूछताछ करना। नंबर 4 दूसरे लोगों से बातचीत करने का प्रयास करना या बात करना। नंबर 5 अपनी देखी हुई या जानी हुई बातों या वस्तुओं के बारे में दूसरों को बताने का प्रयास करना। अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले शिशु दूसरे पर या बाहरी चीजों पर ध्यान न देकर अपने प्रति अधिक सजग व चिंतनशील रहते हैं। शैशवावस्था में अंतर्मुखी व्यक्तित्व का बालक कुछ मंद गति से कार्य करता है। इसके निम्न गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 एकांत प्रिय होना। नंबर 2 संग्रह की प्रवृत्ति का होना। नंबर 3 अपरिचित के प्रति आसन्न भय का रखना तथा भय को व्यक्त नहीं करना। नंबर 4 बातों को ध्यान से सुनना लेकिन व्यवहारिक प्रतिक्रिया से बचना। नंबर 5 अपनी बात दूसरों से नहीं कह पाना। उभयमुखी ये परिस्थिति जन्म व्यक्तित्व की अवधारणा है। आवश्यकता व समय के अनुसार बहिर्मुखी व अंतर्मुखी व्यक्तित्व का धारण करता है। शैशवावस्था में अधिकांश बालक उभयमुखी व्यक्तित्व के होते हैं। पृष्ठ 27 बहिर्मुखी विकास। बाल्यावस्था में बच्चों का व्यक्तित्व स्पष्ट होता जाता है। इस काल में बहिर्मुखी व्यक्तित्व के प्रभाव निम्न प्रकार से दिखाई देते हैं। नंबर 1 बालक विद्यालय जाने के लिए ललायित होता है। नंबर 2 अनेक देखी सुनी बातों के बारे में तर्क सहित बात करता है। नंबर 3 कविता सुनाने, अंग्रेजी के शब्दार्थ बताने हेतु उतावला रहता है। नंबर 4 बाहर घूमने, समारोह में भाग लेने हेतु तैयार रहता है। नंबर 5 बाह्य क्षमता की वृद्धि होती है। अंतर्मुखी। बाल्यावस्था में अंतर्मुखी बालक के लक्षण निम्न प्रकार से होते हैं। नंबर 1 एकांत में रहने की इच्छा तथा एकांत खोजना। नंबर 2 कम मित्रों का होना। नंबर 3 चिंतन, मनन व गंभीर विषयों में रुचि लेना। नंबर 4 अपनी बात प्रस्तुत करने या कहने में झिझक या असमर्थता तथा झुंझलाहट होना। नंबर 5 लेखन द्वारा अपनी बात व्यक्त करने में रुचि। उभयमुखी। बाल्यावस्था में उभयमुखी बालक के निम्न लक्षण होते हैं। नंबर 1 सामान्य क्रियाकलापों में भाग लेना। नंबर 2 गंभीर चिंतन व विषयों से बचना। नंबर 3 समय व आवश्यकता अनुसार अपने विचारों का संयोजन। नंबर 4 कक्षा में मॉनिटर या नेतृत्व करने हेतु तैयार होना। नंबर 5 लेखन, भाषण व वैज्ञानिक तकनीकी में रुचि लेना। किशोरावस्था में व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी। किशोरावस्था जीवन का क्रांतिक काल है। इस अवधि में तीव्र गति से व्यक्तित्व का विकास होकर यह स्थायित्व ग्रहण करता है। इस अवधि में बहिर्मुखी व्यक्तित्व को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। नंबर 1 बालक नेतृत्व करने हेतु अग्रसर होता है। नंबर 2 अपनी बात तर्क व वजनदार विधि से कहता है। नंबर 3 अपने आयु वर्ग व सामाजिक स्तर के लोगों का नेतृत्व करने लगता है। नंबर 4 तमाम सूचनाएं ग्रहण व धारण कर लेता है। नंबर 5 साहित्य व चिंतन को प्रदर्शित करता है।
अंतर्मुखी किशोर की निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, गंभीर प्रयासों का चिंतन। नंबर 2, गणित, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र के अध्ययन में रुचि। नंबर 3, अपनी बात कहने में झिझक का अनुभव होना। नंबर 4, लेखन में रुचि। नंबर 5, भीड़ भाड़ से बचने का प्रयास तथा खुलकर बातचीत न करना। उभयमुखी किशोरावस्था में उभयमुखी व्यक्तित्व की संख्या अधिक होती है। इनकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1, शीघ्र ही समायोजन। नंबर 2, अपनी बात प्रस्तुत करने में समर्थ। नंबर 3, समय व आवश्यकता अनुसार भूमिका का निर्वहन। नंबर 4, चिकित्सा, अभियंत्रण, अर्थशास्त्र व समाज शास्त्र विषयों में रुचि। पृष्ठ 28, समायोजन। शिक्षण का संपूर्ण क्रियाकलाप बालक को समाज में समायोजन हेतु व्यक्तित्व से सक्षम बनाने के उद्देश्य से किया गया है। व्यक्तित्व इस समायोजन की प्रतिदर्शात्मक अभिव्यक्ति है। डेशिल के अनुसार व्यक्तित्व विकास प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। ऑलपोर्ट ने 20वीं सदी के चौथे दशक में व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाओं का विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक होने से तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी एक गुण या गुणों से अलग अलग समूहों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। समायोजन के कारक बालक के समायोजन हेतु निम्न व्यक्तित्व कारक सहायक हैं। नंबर 1, शारीरिक बनावट। नंबर 2, मानसिक परिस्थिति। नंबर 3, संवेगात्मक अभियंत्रण। नंबर 4, सामाजिक स्थिति। नंबर 5, संस्कृति। शारीरिक बनावट व्यक्ति के व्यक्तित्व का आवश्यक तत्व है, साथ ही समाज में समायोजन के प्रमुख कारक हैं। यदि व्यक्ति शरीर से सुदर्शन हृष्ट-पुष्ट है तो जल्दी समायोजित होता है। यदि कमजोर कुरूप शरीर का है तो वो हीन भावना का शिकार होता है और उसे समायोजन में कठिनाई उत्पन्न होती है। मानसिक परिस्थिति बुद्धिलब्धि। बुद्धि समायोजन की क्षमता है। जिस व्यक्ति की बुद्धिलब्धि जितनी अधिक होगी वो उतना ही समायोजनशील होगा। वो अपने को परिस्थितियों के अनुकूलन की संज्ञा देगा। संवेगों की अभियंत्रणा। संवेग व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार उसके अंदर निहित संवेगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि नियंत्रित संवेग का व्यक्ति है तो उसका समायोजन आसानी से होता है, अन्यथा वो बालक, कक्षा या समुदाय के लिए बोझ बन जाता है। जिन बच्चों के संवेगों का अभियंत्रण ठीक नहीं होता वे कक्षा में चोरी करना, विलंब से आना, झगड़ा करना तथा झूठ बोलना सीख जाते हैं और सामान्य छात्रों के साथ समायोजित नहीं हो पाते। पृष्ठ 29, सामाजिक स्थिति। बालक के समायोजन में उसके अभिभावक की सामाजिक स्थिति बहुत प्रभावित होती है, जिसमें आर्थिक स्तर भी सम्मिलित है। यदि उसके अभिभावक की सामाजिक स्थिति उच्च है तो बालक भी विद्यालय समाज में उच्च दृष्टि से देखा जाएगा तथा उसका व्यक्तित्व प्रभावी व आकर्षक होगा। संस्कृति। बालक जिस संस्कृति का पालन करता है उसी के अनुसार समाज में भूमिका करता है जो उसके व्यक्तित्व के निर्धारक होते हैं। इसमें धर्म व भौगोलिक परिस्थिति भी प्रभाव डालती है। सौंदर्य बोध एवं मूल्यों का विकास। किशोर किशोरियों में स्वाभिमान तथा आत्मगौरव की प्रबल भावना पनप जाती है। वे छोटी छोटी बातों से अपने को अपमानित तथा तिरस्कृत महसूस करते हैं। स्वाभिमान को ठेस लगने पर वे इसका प्रतिरोध करते हैं तथा कभी कभी वे घर से बाहर भागकर स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। किशोरावस्था में धार्मिक भावना का उदय होता है। वे धर्म में विश्वास करते हैं। किशोरावस्था में वीर पूजा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इतिहास, साहित्य तथा वास्तविक जीवन के नायक नायिकाओं, महापुरुषों, नेताओं के आदर्श गुणों में प्रचलित होकर वे उनकी पूजा करने लगते हैं। इसलिए किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था भी कहा जाता है। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है, मैकडूगल के अनुसार। शैशवावस्था में कल्पना स्वप्न के रूप में होती है जिसे वो याद करते समय अपनी मुखाकृति से प्रकट करते हैं। कभी रोते तो कभी मुस्कुराते हैं। बाल्यावस्था में कल्पना। इस अवस्था में बालक कल्पना के प्रथम चरण में होता है। वो अपने आसपास के वातावरण जिसे वो रोज देखता है के बारे में ज्यादा कल्पित विचारों का सृजन करता है। राजा रानी, चंद्रमा सूर्य, भूत प्रेत, ईश्वर, परी, आंधी, तूफान आदि की ज्यादा कल्पना करता है। वैज्ञानिक व
दैवीय चमत्कार की कल्पना व सृजनात्मक स्वरूप उचित प्रेरणा व प्रशिक्षण से दिया जा सकता है तथा उनकी कल्पना को साकार किया जा सकता है। किशोरावस्था में कल्पना। किशोरावस्था कल्पना काल कहलाता है। इस अवस्था में बालक न बालक रह जाता है और न युवावस्था को प्राप्त होता है। इस संधि अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करता है। ऐसा कहा जाए कि बालक कल्पना में ही जीता है तो गलत नहीं होगा। ये कल्पना के रूप में वो दिवा स्वप्न देखता है, जिसके द्वारा वो तरंगात्मक व कलात्मक कल्पना से मुक्त होता है। कलात्मक कल्पना कला व सृजनात्मक कार्य, चित्रकार, कवि, लेखक आदि बनने की कल्पना करता है। तरंगात्मक कल्पना में बालक स्वाभाविकता की सीमा को लांघकर यथार्थ से दूर होता है, जैसे हवा में उड़ना, पानी में चलना, असंभव कार्य को करने की सोचना। इस अवस्था में अपनी दबी व अनपूरित भावनाओं को कल्पना द्वारा पूरित करता है। बालक की इस कल्पनात्मक विचारों को शिक्षण, निरर्थक व परामर्श के माध्यम से रचनात्मक व व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। पृष्ठ 30। चिंतन। चिंतन ज्ञानात्मक मानसिक क्रिया है। J.S. रॉस के अनुसार शैशवावस्था में चिंतन। शैशवावस्था में बालक के चिंतन का आधार प्रत्यात्मकता से होता है। प्रत्यय किसी वर्ग के लिए एक सामान्य विचार प्रस्तुत करते हैं। बच्चे कुत्ते तथा बिल्ली के शब्दों को सुनते ही कुत्ते व बिल्ली की प्रत्यात्मकता को लेकर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। भयभीत होना तथा उनकी आवाज के चिंतन से लेकर रोने से चुप हो जाना आदि क्रियाएं होती हैं। बाल्यावस्था में चिंतन। इस अवस्था में बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आ जाती है। किसी पदार्थ के प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित न होने पर भी उसके चिंतन के लिए दूसरी वस्तु के सापेक्ष मानसिक प्रतिमा का निर्माण होता है। मानसिक प्रतिमा किसी देखी हुई वस्तु की मस्तिष्क में बनी छाप है, जो वस्तु की अनुपस्थिति में भी वस्तु का मन ही मन एहसास कराती है। बालक किसी पूर्व क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न परिणामों के लिए सजग रहता है। एक बार आग से जल जाने पर बालक पुनः आग की कल्पना अथवा आग देखने पर डर जाता है तथा पूर्वी परिणामों का चिंतन करता है। किशोरावस्था चिंतन। इस अवस्था में बालक समस्या के उपस्थित होने पर मस्तिष्क में उसे हल करने के लिए अनेक विचार प्रकट करता है। जब इस समस्या को हल करने योग्य विचारों को एकत्र कर लिया जाता है तो उसके आधार पर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। बालक सक्रिय चिंतन करता है, वो समस्या समाधान में सफल होता है। बालक के पूर्वानुभव प्रतिमाओं के रूप में विद्यमान होते हैं। ये प्रतिमाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इनमें तथा प्रत्यक्ष में बहुत कम अंतर रह जाता है। प्रतिमाओं का प्रयोग विषयों की प्रकृति पर निर्भर होता है। तर्क। तर्क एक उत्पादन चिंतन है जिसका पूर्व अनुभव पुनः गठित किया जाता है अथवा उन्हें पुनः नए रूप में समस्या को हल करने के लिए एकत्र किया जाता है। गेट्स तथा अन्य के अनुसार शैशवावस्था में तर्क। इस अवस्था में तर्क का विकास होने लगता है। समस्याओं को हल करने की अभियोग्यता आयु के साथ साथ विकसित होती है। इस अवस्था का बालक अपने माता पिता को अधिक पहचानता है। किसी अन्य को देखने पर वो भयभीत होता है तथा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रोने, चिल्लाने तथा भागने का अथक प्रयास करता है। बाल्यावस्था में तर्क। इस अवस्था में बालक एक अनुभव या विधि के आधार पर किसी चिंतन का निरूपण करता है। जैसे बालक को किसी जानवर को दिखाया जाता है, उसी पर उस बालक की धारणा बन जाती है कि जानवर के 4 पांव, 1 पूंछ तथा 2 सींग होते हैं। उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण की क्षमता का विकास हो जाता है। उदाहरणार्थ, घर में आग है, धुएं को देखकर आग की कल्पना तथा उसी प्रकार चूल्हे की आग धुआं होना तर्क द्वारा प्रतिपादित करता है। पृष्ठ 31। किशोरावस्था में तर्क। इस अवस्था में बालक सबसे पहले तथ्यों का अवलोकन करता है, नियम की कल्पना करता है तथा प्रयोग के द्वारा नियम का सत्यापन करने की क्षमता विकसित करता है। देखा जाता है कि इस संसार में जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु अवश्य होती है। इस आधार पर तर्क करता है कि मनुष्य नश्वर है। धातुओं का प्रयोगीकरण कर अनेक तर्कों को जन्म देता है। जैसे लोहा गर्म करने पर फैलता है, तांबा गर्म करने पर फैलता है। इसका तर्क देता है कि धातु गर्म करने से फैलती है। प्रश्न बैंक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। बाल विकास की अवस्थाओं के आधार पर बाल्यावस्था में होने वाले बालकों के शारीरिक विकास, अभिव्यक्ति क्षमता तथा व्यक्तित्व के विकास एवं उसका समायोजन करने पर प्रकाश डालिए।
नंबर 2, शैशवावस्था के दौरान बालकों में होने वाले सृजनात्मक क्षमता व मानसिक अथवा बौद्धिक क्षमता के विकास पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 3, बाल विकास के आधार पर बच्चों में होने वाले सामाजिक विकास पर प्रकाश डालिए। नंबर 4, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास पर प्रकाश डालिए। नंबर 5, बाल्यावस्था व किशोरावस्था में बालकों में होने वाले कल्पना व चिंतन शक्ति का उल्लेख कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, बाल्यावस्था का अंतर्मुखी विकास किस प्रकार होता है? नंबर 2, बालकों में होने वाले सौंदर्य बोध एवं मूल्यों के विकास पर प्रकाश डालिए। टिप्पणी लिखिए। नंबर 3, किशोरावस्था में व्यक्तित्व का विकास। नंबर 4, संवेगों का अभिमंत्रण। नंबर 5, मानसिक परिस्थिति यानी कि बुद्धि लब्धि। अति लघु उत्तरीय प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर 1, शैशवावस्था में बालक रिक्त स्थान होता है। विकल्प है अंतर्मुखी या बहिर्मुखी। नंबर 2, संधिकाल किसे कहते हैं? नंबर 3, सी शोर के अनुसार भाषा विकास किस प्रकार होता है? नंबर 4, व्यक्तित्व का विकास कितने प्रकार का होता है?